यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे रेलवे हो चाहे डीएमआरसी हो, जितनी भी एग्जाम हुई हैं, किसी भी स्टेट की एग्जाम हुई हैं, सबके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो टोटल इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से या सॉल्यूशन के नाम से। इसमें सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ओम्स लॉ से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे इफ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट देन इट इज ए। तो जब भी वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है तो उस टाइप के जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, या किस टाइप के एलिमेंट के अंदर ये प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है रजिस्टर। क्योंकि रजिस्टर है यही ओम के लोग नियम को फॉलो करता है। बाकी यहाँ पर इंडक्टर है, ये करंट फ्लो का अपोज करता है, यानी करंट के चेंज का अपोज करता है इंडक्टर। और कैपेसिटर है वोल्टेज के फ्लो का, यानी वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है। और ट्रांसफार्मर इसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में काम आता है। तो लीनियरली जो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो करंट बढ़ती है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही बनती है, और रेजिस्टेंस में ही हम ओम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा बी समानुपाती आई। बाकी हम देखें, ये जो ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि कौन सा केवल पैसिव डिवाइस है। अब पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज पैसिव डिवाइस। तो पैसिव डिवाइस क्या होती है, ये जेई के अंदर पूछा गया 2019 में, बिहार जेई के अंदर। तो पैसिव डिवाइस वे डिवाइस होती है जो ऊर्जा की खपत करते हैं, यानी कि जो एनर्जी देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं या ऊर्जा की खपत करते हैं, जो उत्पन्न नहीं करते। मतलब यानी ऊर्जा ये देते नहीं है, एनर्जी देते नहीं है, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैसिव डिवाइस। अब ऐसी डिवाइसेज कौन सी हैं जो ऊर्जा को लेती हैं, या ऐसी डिवाइसेज जो विद्युत ऊर्जा का अ, प्रवर्धन नहीं कर सकती, वो कहलाती हैं हमारी पैसिव डिवाइस। जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ये हमारी पैसिव डिवाइस कहलाएगा, ट्रांसफार्मर पैसिव डिवाइस है। रजिस्टर है, ये ऊर्जा कंज्यूम करता है, ये पैसिव डिवाइस है। कैपेसिटर है, ये पैसिव डिवाइस है। इंडक्टर है, ये पैसिव डिवाइस है। बाकी हम देखें, जैसे कि ये जो डायोड है, ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कहलाएंगे, यानी अर्धचालक डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कौन से आ जाती हैं, जैसे डायोड है हमारा सेमीकंडक्टर में आ जाता है, डायोड। एफईटी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है। ट्रांजिस्टर है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पैसिव डिवाइस में ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये हमारी पैसिव डिवाइस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखें हम, जैसे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड बाई पाथ। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएट विथ द विच लॉ। यानी कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी भी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, यानी कोई भी क्लोज्ड पाथ है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाई पाथ। यानी जो करंट इस पाथ के द्वारा ली जा रही है उसके इक्वल होगा। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये कौन सी लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ कहता है। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ हमारा कहता है कि इनक्लोज्ड पाथ का इंटीग्रल पार्ट, यानी इनक्लोज्ड पाथ का इंटीग्रल पार्ट v इंटू, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी आई इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि ये म्यू नॉट इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ v इंटू डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये आ जाएगा डी एल इक्वल टू आई। तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो सेक्शन है ये b डिवाइड बाई म्यू नॉट है, इसको हम h लिख सकते हैं। b डिवाइड बाई म्यू नॉट h हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इनक्लोज्ड पाथ ऑफ h इंटू डी है इक्वल टू आई। तो ये करंट का वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ।
तो ये हमारा एम्पियर्स जो सर्किट लॉ है वो हमें बताता है। तो इस नियम को हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर एम्पियर्स सर्किट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये रिलेशन दिखा रखे हैं, इन रिलेशंस में कौन सा रिलेशन है वो सही है। जैसे कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो कौन सा संबंध गलत है वो हमें बताना है। तो P यहाँ पर पावर है, R रेजिस्टेंस है, I करंट है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इंटू वी इंटू आई होता है। इसको हम कह सकते हैं आई, B को हम लिख सकते हैं I इंटू आर। इसका मतलब I इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर आर। तो ये रिलेशन हमारा सही है। तो पहला रिलेशन तो हमारा सही है, तो हमें कौन सा गलत है वो बताना है। यहाँ पर हम देखें दूसरा रिलेशन में, जैसे R है वो पी आई स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये दूसरा दिया हुआ है, P इक्वल टू बी आई। यहाँ पर P पावर है और P रो यहाँ पर रजिस्टिविटी है सेकंड ऑप्शन में। यानी इस ऑप्शन में हम देखें तो इसमें रो एल इन डिवाइड बाई ए, तो एल है सिर्फ, यहाँ पर एल स्क्वायर दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि रो रजिस्टिविटी हो जाएगी, एल यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये फार्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है रो एल डिवाइड बाई ए, और यहाँ पर दे रखा है रो एल स्क्वायर, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तीसरा हम देखें, जैसे कि पावर दे रखा है बी इंटू आई, तो ये सही है, पावर हमारा बी इंटू आई होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है बी इक्वल टू आई आर, तो ये रिलेशन भी यहाँ पर सही है, वी इंटू आई आर ही होता है। नेक्स्ट देखें, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन क्लोज्ड पाथ सर्किट। तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है क्लोज्ड पाथ के अंदर, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, जो वोल्टेज रहता है बंद सर्किट के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पर फिक्स होगा। तो ये हमारा किसके अंदर होगा, सिर्फ डीसी सप्लाई के अंदर होता है, जब हमारी डीसी सप्लाई होगी। तो ओम के नियम के अनुसार हम देखें, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, और हमारा लीनियर रिलेशन होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो रेशियो है, ये वाला रेशियो, ये यहाँ पर हमारा जैसे कि करंट है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पर हमारा वोल्टेज है, तो इसका रेशियो है हमेशा फिक्स रहेगा, यानी लीनियर रिलेशन होगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ओम के नियम को ये फॉलो करेगा। जैसे करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध है यहाँ पर वोल्टेज के समानुपाती होता है, वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वोल्टेज बढ़ने पर धारा का मान बाई उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ता है, और प्रतिरोध में यहाँ पर कोई बदलाव यहाँ पर नहीं आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी डिवाइड बाई आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखें, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट हम देखें, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, यानी कि 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो ये हमारी यूनिट होती है आवेश, यानी कूलाम। और यहाँ पर एम्पियर्स ये धारा की यूनिट है, और सेकेंड है ये समय की यूनिट है। तो ये हम कह सकते हैं कि यूनिट है, जो यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। धारा की, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की यूनिट हमारी होती है वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज की यूनिट होती है। और अगर रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा जाए, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ये, और बैटरी की अगर एफिशिएंसी पूछी जाए, कभी भी कोई भी बैटरी की एफिशिएंसी देते हैं, जैसे हम पावर बैंक वगैरह खरीदते हैं, तो पावर बैंक में क्या देते हैं, एम्पियर हेनरी, इस तरीके से दी जाती है। तो यानी बैटरी की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी जो दी जाती है, एम्पियर घंटे में दी जाती है, या फिर वाट आवर में दी जाती है, WH वाट आवर, या फिर एम्पियर हेनरी, एम्पियर घंटा हम कह सकते हैं इसको। तो ये बैटरी की एफिशिएंसी नापने के लिए दिया जाता है, बैटरी एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखें, कौन सी युक्ति है जो ओम के नियम का पालन करेगी। तो यहाँ पर ओम के नियम का पालन कौन सी करेगी, जैसे कि
रेक्टिफायर ओम के नियम का पालन नहीं कर सकता है। इनकैंडिसेंट लैंप है, ये ओम के नियम का पालन करता है। जीना डायोड रिवर्स बायस में लगाते हैं, ये भी ओम का नियम का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखें ओम के नियम के अनुसार हम देखें, कोई भी ओम का नियम क्या कहता है कि स्थिर भौतिक अवस्था होनी चाहिए, और किसी चालक में, जैसे कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर में स्थिर भौतिक अवस्था के अंदर यानी कि टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होता है वोल्टेज, यानी कि V समानुपाती I नहीं होता है, I समानुपाती V होता है, यानी करंट के समानुपाती वोल्टेज होता है, ये हम कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग B डिवाइड बाई I से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ओम के नियम से, और ये हमेशा स्थिर रहता है। तो ये किस में फॉलो होगा? इनकैंडिसेंट लैंप में फॉलो होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटालिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होता है? तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर ये फ्लो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से, अगर मेटालिक कंडक्टर है। क्योंकि अगर जो कंडक्टर होता है, सिर्फ जो मेटालिक कंडक्टर या फिर हम बोल सकते हैं जिसको धातु कंडक्टर, धातु चालक होता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये फ्लो होता है, यानी करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दिशा है उसको ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी हमेशा जैसे इलेक्ट्रॉन अगर हमारे इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या होगी? ये हमारी धारा की दिशा होगी। यानी हमेशा धारा की जो दिशा है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की दिशा की विपरीत होती है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई की वैल्यू निकालते हैं dq बाई dt, और ये हम नापते हैं एम्पियर में। नेक्स्ट देखें, जैसे कि determine the value of current in amperes that flow through the resistance of 9 ohm when the potential difference between the end of the resistance is 36 volt। यानी एक रेजिस्टेंस इस तरीके से दिया हुआ है, इसके सिरों पर जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो दे रखा है हमें 36 वोल्ट, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये रेजिस्टेंस दे रखा है 9 ओम का। तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होती है? V डिवाइड बाई R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, और R की वैल्यू निकालने तो B डिवाइड बाई I आ जाएगा। और अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो I इक्वल टू बी डिवाइड बाई आर आ जाएगा। तो B वोल्टेज कितना है 36, और R कितना है हमारा 9, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगी 4 आंसर। नेक्स्ट देखें, कौन सा कथन है जो ओम के नियम के लिए सही नहीं है? तो हम देखें, ओम का नियम है उसके लिए ओम का नियम डायोड पर लागू होता है, ये बात सही है। ओम का नियम है डायोड पर लागू नहीं होता है, ये गलत है। ओम का नियम डायोड पर लागू होता है। ओम का नियम वोल्टेज नियंत्रक पर लागू होता है, ये सही है। वोल्टेज रेगुलेशन पर भी कहाँ लागू होता है ओम का नियम। और ओम का नियम ट्रांजिस्टर पर भी लागू होता है। तो वहां जहां जहां पर V डिवाइड बाई I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, वहां पर ओम का नियम सब जगह लागू होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायोड पर लागू नहीं होता है, ये बात सही है, बाकी ये गलत है सारी। तो सही है तो ओम डायोड पर लागू नहीं होता है, ये बात सही है, बाकी ये सारे गलत है। ओम का नियम डायोड पर लागू होता है, ये गलत है। वोल्टेज रेगुलेटर पर लागू नहीं होगा क्योंकि V बाई I का रेशियो समान नहीं होगा। ओम का नियम है ट्रांजिस्टर पर भी लागू नहीं होगा। तो आंसर क्या है इसका? V आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि what will be the potential difference between the end of resistance of 10 ohm when the current through the resistance is 3.5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और करंट की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 3.5। वोल्टेज निकालना तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर से निकाल लेंगे, 3.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 35 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 35 वोल्ट। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई 40 कूलम
of charge to pass through the point of circuit if the current of 8 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, यानी करंट की वैल्यू दे रखी है हमें 8 एम्पियर और 40 कूलम चार्ज दे रखा है। तो 40 कूलम चार्ज का मतलब क्या है, हमें 40 कूलम चार्ज का मतलब है कि Q की वैल्यू दे रखी है। Q इंटू क्या होता है, I इंटू टी, ये चार्ज होता है। तो ये दे रहा है 40 हमें, यानी आवेश दे रखा है एक तरीके से, यानी Q की वैल्यू दे रखी है 40। तो हमें पूछा है, टाइम पूछा है, यानी समय की वैल्यू पूछी है। तो समय की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाई आई, और Q कितना है यहाँ पर 40 डिवाइड बाई आई की करंट की वैल्यू कितनी है 8, यानी आ जाएगा 5 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ को कौन सा जो रूल है ये हमें बताएगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ को यहाँ पर, एम्पियर सर्किट लॉ का रूल क्या है, समीशन ऑफ वी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसके अकॉर्डिंग। तो ये म्यू नॉट है, ये इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ को शो करेगा, यानी समीशन ऑफ आई। नेक्स्ट देखें, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर देखें ओम्स लॉ में क्या बताया गया है। ओम्स लॉ हमारा आई समानुपाती भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ है वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, ये गलत है। वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी गलत है। करंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये सही है ओम्स लॉ में, क्योंकि करंट डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे हम देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सही व्यंजक क्या है। तो विद्युत शक्ति किस में नापते हैं, विद्युत शक्ति निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत शक्ति का सही व्यंजक वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्योंकि V इंटू आर से हम देखें V को हम लिख सकते हैं आई आर, तो आई आर और आर पहले से आई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गलत है यहाँ पर, बी बाई आर भी गलत है। तो वी स्क्वायर आर सही है, क्योंकि बी को हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर आर, और ये हमारी पावर का कैलकुलेशन होती है। तो ये सही व्यंजक माना जाता है। लेकिन हम देखें, ये डीसी विद्युत शक्ति में वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है। अगर हमारी डीसी सप्लाई है तो जो पावर हम निकालते हैं वो निकालते हैं वी इंटू आई से। लेकिन हमारा अगर पावर सप्लाई, यहाँ पर डीसी सप्लाई है, अगर डीसी सप्लाई की जगह एसी सप्लाई है हमारे पास में, तो हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास पावर होती है वी आई इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होता है यहाँ पर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ये एसी सप्लाई के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, ओम्स लॉ है किसके लिए लागू होता है। तो यहाँ पर कौन 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 सी चीज है जिसके लिए ओम्स लॉ यहाँ पर लागू होगा। तो ओम्स लॉ हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही लागू होता है। अगर वेरिएबल टेम्परेचर होगा तो कांस्टेंट ये लागू नहीं होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो ये लागू नहीं होगा, ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें ओम्स लॉ में हमें जो प्राप्त होता है वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और ओम्स लॉ जब भी अप्लाई करते हैं तो वायुमंडल में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं, और दूसरा हम एयर को भी कांस्टेंट मानते हैं, यानी एयर फ्लो को भी कांस्टेंट मानते हैं। तीसरा हम यहाँ पर जो नमी होती है, आर्द्रता, उसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं। इनको कांस्टेंट मान करके, यानी स्थिर मान करके ओम्स लॉ अप्लाई किया जाता है। और ओम का जो नियम है वो किस किस पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम अगर हमारे पास में नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है तो इस पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा सेमीकंडक्टर है, उन पर लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट है, उन पर लागू नहीं होगा ओम्स का नियम। इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होगा, और आर्क लैंप पर लागू नहीं होगा।
नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल, यानी जो मूव नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देखें मूव क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव नहीं करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, एक दूसरे को टच करके वो वाइब्रेट करते रहते हैं, कंडक्शन जो होता है। तो यहाँ पर जो आयंस हैं वो यहाँ पर गति नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, हॉल है, ये दोनों मूव करते हैं, आयंस मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक, उसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान है वो हॉल की मोबिलिटी से ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर, कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट काम करेगा और हॉल स्लो काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान है यहाँ पर ज़्यादा होता है। बाकी आयन से ये मूव नहीं करते हैं, आयन से एक दूसरे के टच में ये एनर्जी को फ्लो करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन और हॉल है हमारे मूव करते हैं। Determine the power dissipated by the 16 ohm resistor when the potential difference between the end of the resistor 32 वोल्ट, यानी वोल्टेज दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 32 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 16। पावर निकालनी है तो पावर कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से निकालेंगे। वी स्क्वायर यानी 32 इंटू 32 डिवाइड बाई आर, आर कितना आ जाएगा 16, तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो ये आ जाएगी हमारी पावर 64 वाट। तो इस तरीके से हम पावर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 5 ओम के प्रतिरोध के द्वारा कितनी ऊर्जा को क्षय किया जाता है, जिसमें विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है। यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 5 ओम और करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। इससे कितनी ऊर्जा को क्षय किया जा सकता है, यानी पावर लॉस कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो पावर लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर आर, या फिर हम निकाल सकते हैं आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं पावर। तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर से निकालते हैं, आई की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू आर की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20, तो 20 वाट है हम लॉस कर सकते हैं। तो ये पावर लॉस का फार्मूला होता है, यानी पावर का फार्मूला होगा आई स्क्वायर आर, यही हमारा पावर लॉस होगा। प्रतिरोध की बीमा क्या है, अब यहाँ पर हम देखें प्रतिरोध की बीमा क्या है। तो प्रतिरोध की जो बीमा होती है वो होती है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर टी, ये प्रतिरोध की बीमा होती है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिरोध की बीमा को निकालने के लिए हमें पता है कि Q की वैल्यू जो होती है, जो Q होता है हमारा वो होता है I इंटू टी, यानी आवेश होता है I इंटू टी। तो I की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, I की वैल्यू होती है V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी V डिवाइड बाई आर इंटू टी। अब यहाँ पर हम देखें कि ये तो आई है Q की वैल्यू, अगर यहाँ से हमें B की वैल्यू पूछी जाए तो क्यू आर डिवाइड बाई टी आ जाएगा। अब R की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो R की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइड बाई बी टी इंटू बी टी डिवाइड बाई क्यू, और B को हम वोल्टेज को कैसे लिख सकते हैं, वर्क डिवाइड बाई आवेश, तो ये हो जाएगा B की वैल्यू लिख सकते हैं W इंटू टी डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, क्योंकि V की जो वैल्यू होती है वोल्टेज जो होता है वर्क डिवाइड बाई क्यू से निकालते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग W डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम B की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम, वर्क क्या होता है, वर्क की जो बीमा होगी यानी कार्य की जो बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू टी डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो इसमें से एक टी कट जाएगा तो ये हो जाएगी फाइनल बीमा जो आएगी हमारी रेजिस्टेंस की वो आ जाएगी एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर टी, यानी एक टी नीचे की साइड आ जाएगा, एक टी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की पावर -1 है इसलिए टी नीचे की साइड आ जाएगा, तो ये हमारी बीमा हो जाएगी रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट हम देखें जैसे ओम इज दी एसआई यूनिट ऑफ, तो ओम किसकी एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फेरड, और इंडक्टेंस की एक एसआई यूनिट क्या होती है हेनरी।
और कंडक्टेंस जो चालकता की जो एसआई यूनिट होती है वो या तो होती है मेहो या फिर होती है सीमेंस। ये कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस नियम का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो कौन सा है यहाँ पर। तो गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कोई भी जैसे बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे इससे अंदर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/E0 होगा, यानी 1/E0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश अगर Q है तो गॉस प्रमेय के अनुसार उसके पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, जो इसके पृष्ठ से गुजरेगा, जैसे कि ये पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, phi E इक्वल टू Q डिवाइड बाई E0। तो ये हमारा गॉस लॉ का नियम है, ये हमें बताता है। तो ये हो जाएगा हमारा Q डिवाइड बाई E0, ये गॉस नियम कहता है। यानी गॉस नियम या गॉस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/E0 होता है। नेक्स्ट हम देखें, कौन सी ऊर्जा की बीमा है। तो ऊर्जा की जो बीमा है यहाँ पर वो है mL² डिवाइड बाई टी। अब कैसे निकालते हैं ऊर्जा की बीमा, जैसे सबसे पहले ऊर्जा के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा या कार्य की बीमा सेम है ये, ऊर्जा या फिर हम बोल सकते हैं ऊर्जा को कार्य। सबसे पहले देखते हैं बल की बीमा। बल की बीमा क्या होती है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान क्या है हमारा m और त्वरण क्या है हमारा, त्वरण की जो बीमा होती है वो होती है L T की पावर -2। तो ये बल की बीमा हो जाएगी टोटल m L T की पावर -2। अब हमें देखना है बल कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कार्य या फिर ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कितना बल लगाया कितना विस्थापन हुआ। बल की बीमा क्या होगी यहाँ पर mL T की पावर -2। विस्थापन को हम किस में लेंगे, L में, क्योंकि लेंथ में लेंगे तो ये L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा mL² T की पावर -2। अब इसको प्रॉपर वे में लिखें तो ये T की पावर -2 में नीचे चला जाएगा T की पावर 2 में, तो mL² डिवाइड बाई T²। ये हमारी बीमा हो जाएगी ऊर्जा की। कह सकते हैं कि जो कार्य की बीमा है वही ऊर्जा की बीमा होगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता है वही ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर है वही शक्ति कहलाती है। तो ऊर्जा का मात्रक हमारा जो होता है यहाँ पर, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा जूल। और ऊर्जा एक अदिश राशि है हमारी, तो अदिश राशि में परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है ऊर्जा में। तो ऊर्जा हम क्या कह सकते हैं कि अदिश राशि है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऊर्जा सदिश राशि है या अदिश राशि है। नेक्स्ट हम देखें, 8 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनलों पर, यानी कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम विच बेयर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 3 ओम। यानी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है 3 ओम और रेजिस्टेंस दे रखा है 8। तो वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर। आई कितना है 3 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना होगा 24। तो 24 वोल्ट हमारा वोल्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वायोट सेवर्ट नियम के सही समीकरण क्या है, यानी वायोट सेवर्ट का नियम क्या कहता है हमारा। तो वायोट सेवर्ट का नियम है, ये हमें बताता है, यानी बायोट सेवर्ट का नियम क्या कहता है, बायोट सेवर्ट का नियम कहता है कि जो डीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई R²। ये बायोट सेवर्ट का नियम हमें बताता है। अब ये कैसे आया ये रूल, ये हम देखते हैं। तो इस रूल को कैलकुलेट करने के लिए बायो सेवर्ट का नियम, कोई भी जैसे कि धारावाही चालक है, धारावाही चालक के अंदर करंट फ्लो हो रही है, जैसे डीएल करंट फ्लो हो रही है, तो
वायो सेवर्ट का नियम किसी भी धारावाही चालक की डीएल लंबाई के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये कोई डीएल लंबाई का कोई भी क्या है, चालक है, तो इसके अल्पांश द्वारा यानी कि छोटे से अंश के द्वारा, ये अल्पांश है, छोटे से अंश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें करंट फ्लो होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो इस क्षेत्र में कहीं भी कोई बिंदु ले लिया, जैसे ये बिंदु ले लिया, किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान, तो ये कोई भी बिंदु है, इस पर जो क्षेत्र का मान है वो इन कारकों पर डिपेंड करता है डीवी के। तो हम कह सकते हैं कि वायु सेवर्ट का नियम क्या कहता है, कोई भी धारावाही चालक है, तार है, इस चालक तार के अल्पांश भाग यानी कि छोटा सा भाग है, अल्पांश भाग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी एक छोटा सा बिंदु है, किसी बिंदु पर क्षेत्र का जो मान है, तो किसी बिंदु पर ये क्षेत्र का जो मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, ये डीवी के ये कारकों पर डिपेंड करेगा। अब डीवी के कौन कौन से कारक हैं, सबसे पहले तो पहला कारक है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमणपाती होगा। अनुक्रमणपाती यानी हम कह सकते हैं कि समानुपाती या अनुक्रमणपाती होगा, तो डीवी समानुपाती आई होगा, पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन हम देखें कि अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमणपाती होगा। अब अल्पांश की लंबाई है तो उसके अनुक्रमणपाती होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं, तो ये आंसर होगा, यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती यानी डीवी समानुपाती डीएल। तीसरे क्या है, अल्पांश की लंबाई और उसे बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा, तो जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो उससे पी से मिलाने वाली रेखा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कोई पॉइंट है, तो इसमें हम देखें एक बिंदु यहाँ पर हमने लगा दिया, एक बिंदु हमने यहाँ पर लगा दिया, ये कोई पॉइंट है उस क्षेत्र में, अल्पांश क्षेत्र में, ये एल लंबाई का धारावाही चालक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रही है हमारी आई, और ये अल्पांश भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, तो ये डीएल लंबाई अल्पांश क्षेत्र हो गया, और ये पी है कोई बिंदु, तो यहाँ से दूरी डिस्टेंस है मान लो आर, तो हम कह सकते हैं कि अल्पांश की लंबाई डीएल है, ये अल्पांश की लंबाई डीएल है, बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है, तो बिंदु पी से बनने वाली रेखा का कोण क्या है, यहाँ पर थीटा है, जैसे कि ये थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा की ज्या के अनुक्रमपाती होगी, यानी थीटा की जो ज्या साइन थीटा बनेगा यहाँ पर, तो साइन थीटा के अनुक्रमपाती होगी, तो हम कह सकते हैं कि डीवी समानुपाती साइन थीटा होगा, एक ये रूल हो गया। चौथा, बिंदु पी की अल्पांश से दूरी के व्युत्क्रमणपाती होगा। व्युत्क्रमणपाती मतलब कि ये हो सकता है, चौथा नंबर डीवी है, डायरेक्टली व्युत्क्रमणपाती होगा, यानी 1/r² होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इन संबंधों को सारों को एक साथ लगा दें हम, तो डीवी समानुपाती आ जाता है हमारा आई यानी करंट के समानुपाती, इनटू डीएल यानी अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, इनटू साइन थीटा यानी कि जो एंगल बनता है अल्पांश और कोई भी बिंदु है वहां पर जो एंगल बनता है उसके समानुपाती, डिवाइड बाई r² यानी कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमणपाती। नेक्स्ट देखें, जैसे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रजिस्टर इज 20 वोल्ट, यानी वोल्ट दे रखा है 20 और रेजिस्टेंस दे रखा है 40। हमें पूछा है यहाँ पर करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू V/R से हम निकाल सकते हैं, V/R से यानी कि 20/40 तो आ जाएगा 0.5, तो 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन है, इफ 12.25 into 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन हाउ मच करंट मिली एम्पियर विल बी, तो कितनी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, तो एक पॉइंट से गुजरने वाले कंडक्टर दे रखे हैं, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, सी जो कूलाम है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, सी की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये। अब इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 12.25 into 10 की पावर 16,
और Q जो आवेश होता है, Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गुजरते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पर आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी, और I की वैल्यू क्या होगी, Q डिवाइड बाई टी। 1 सेकंड समय दे दिया यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I की वैल्यू Q डिवाइड बाई टी, Q की वैल्यू क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी N इंटू E, N इंटू इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू है ये, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 19.6 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई टी यानी 1 सेकेंड। तो ये आ जाएगी आई की वैल्यू 19.6 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, यानी एक गोला है कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनके बीच में जो रूल होगा वो क्या होगा। तो इनसाइड जो होगा, इनसाइड पूछा है तो इनसाइड यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि हम देखें कोई भी अगर कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो करंट है, कोई भी चार्ज अगर गोला है या स्फीयर है चार्जड या आवेशित, हम कह सकते हैं कि जो आवेशित गोला होता है, आवेशित गोले के अंदर की साइड यानी भीतर की साइड हम देखते हैं, भीतर की साइड करंट की वैल्यू 0 रहती है, और क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तीव्रता है वो भी यहाँ पर 0 रहती है। क्योंकि आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर हम देखें, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव और पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, यानी कि जो पृष्ठ पर वोल्टेज होगा और अंदर जो वोल्टेज होगा वो आवेशित गोले में समान होता है। तो अगर दोनों में वोल्टेज समान होगा तो ये अंतर, वोल्टेज के बीच में अंतर होगा नहीं, वोल्टेज के बीच में अंतर नहीं होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि आवेश के गोले में केंद्र पर इसको सकेंद्रित माना जाता है, कोई भी गोला होता है उसको, यानी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी केंद्र पर, Q डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर से हम निकालते हैं। अब गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर अगर समान वोल्टेज रहेगा तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर 0 होगी। नेक्स्ट हम देखें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई, यानी कि जो डीसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है हम दोनों से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, दोनों से हम स्टैटिक यानी जो स्थिर बिजली है वो उत्पन्न कर सकते हैं, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। क्योंकि हम देखें जब किसी कुचालक पदार्थ, जैसे कुचालक पदार्थ हम देखते हैं कांच, कांच है, लकड़ी है, तो जब कभी हम कुचालक पदार्थ कांच हो गया या छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो इसको हम रेशम से रगड़ते हैं, तब यह कागज व अन्य पदार्थों के टुकड़ों को आकर्षित करती है। तो इस घटना का मुख्य कारण यह है कि परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया में एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है। इसको विद्युत के कूलाम के आवेश के नियम के द्वारा समझ सकते हैं। तो F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है Q1 इंटू Q2, यानी पहली का आवेश इंटू दूसरी का आवेश डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट डी स्क्वायर। ये न्यूटन में हम देते हैं, फोर्स को मेजर जो करते हैं न्यूटन में मेजर करते हैं, तो इससे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें फ्रिक्शन और इंडक्शन दोनों आते हैं। नेक्स्ट हम देखें जो ओम के नियम का सही रूप पूछा है यहाँ पर, ओम के नियम का सही रूप क्या है। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से देखते हैं ओम के नियम का सही रूप क्या है। तो ओम के नियम का सही रूप है I समानुपाती V। इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं ओम के नियम का सही रूप, और यहाँ पर B डिवाइड बाई I है, ये I इक्वल टू R, ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि B समानुपाती I है, ये सही है। B इक्वल टू IR, ये सही है। B समानुपाती I या फिर B इक्वल टू IR, ये कह सकते हैं। तो दोनों ही हैं यहाँ पर ओम के नियम हम देखते हैं।
और ओम के नियम में जो आर की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, थीटा बनता है, ये हमारा वोल्टेज होता है, ये हमारा करंट होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर हम यहाँ पर V इक्वल टू आई आर निकालते हैं और R की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो R की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, R इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा मतलब कि टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर? जैसे ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार, यानी कि V डिवाइड बाई आई, R इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। तो उसके अकॉर्डिंग ही आर की वैल्यू आ जाती है। तो ओम का नियम अगर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, जैसे कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस पर ये अप्लाई नहीं होता है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, एक तरीका रेजिस्टेंस है पर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है हमारा वैक्यूम ट्यूब, VACUM, वैक्यूम ट्यूब। इन पर ये ओम का नियम है लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है? जो पायलट तार है उसका सामान्य प्रतिरोध हम देखें तो 500 ओम के आसपास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 500 ओम होता है। प्रीसियन रेजिस्टेंस यानी परिशुद्ध प्रतिरोध क्या होता है? परिशुद्ध जो प्रतिरोध होता है हमारा, तो वो हमारा होता है वायर बाउंड रजिस्टर, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रीसियन रजिस्टर। और इसकी जो रेटिंग दी जाती है, यानी पावर रेटिंग इसकी अधिक होती है और प्रतिरोध का मान कम होता है, यानी कि आर की वैल्यू तो यहाँ पर कम होती है, पावर रेटिंग इसकी अच्छी होती है। पावर रेटिंग इसकी वायर बाउंड रेजिस्टेंस है उसकी ज़्यादा होती है। ये इसके अंदर क्वालिटी है। नेक्स्ट देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स हैज चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कूलम में मेजर किया जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये आवेश के बराबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा? तो Q जो आवेश देते हैं, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है यहाँ पर, वन इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। और n यहाँ पर n निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज। तो n की वैल्यू निकालनी है तो c डिवाइड बाई यानी कि q डिवाइड बाई e, और q की वैल्यू क्या दे रखी है? 1, यानी कूलम में, यानी 1 हो जाएगी। 1 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट देखें, जैसे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो बनाते हैं हम, वो किसका बनाते हैं? एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड कॉपर, दोनों को मिश्रण से हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बनाते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखें, ओम स्लो के अकॉर्डिंग हमें ऑड यहाँ पर निकालना है। ऑड क्या है? जो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब पर ओम स्लो अप्लाई नहीं होता है, कंडक्टर पर अप्लाई होता है, डीसी सर्किट में अप्लाई होता है, हाई वोल्टेज सर्किट के अंदर भी ओम स्लो अप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के स्वरूप पर जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होते हैं? बहने वाले करंट के समानुपाती होता है ओम स्लो में। और ओम का नियम केवल लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई होता है। और लीनियर सर्किट कौन कौन से हैं? कंडक्टर लीनियर सर्किट में आएगा, डीसी सर्किट है लीनियर सर्किट, और हाई वोल्टेज सर्किट के अंदर भी ये काम आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें, ऊष्मा का एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक संचरण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो संचरण के लिए क्या आवश्यक है? अगर ऊष्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जानी है तो दोनों वस्तुओं का तापमान अलग होना चाहिए, तभी ऊष्मा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी जा सकती है।
तो ये जरूरी कंडीशन है। अगर दोनों बॉडियों का तापमान अगर समान रहेगा तो यहाँ पर ऊष्मा का संचरण नहीं होगा किसी भी बॉडी में। तो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए 3 माध्यम होते हैं हमारे पास में। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगी, 3 माध्यम होते हैं। एक तो होता है चालन, यानी कि जो हमारे ठोस होते हैं उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो इसी विधि से होता है ठोस में। यानी ठोस होगा, उसमें कण अपनी जगह पर रहेंगे, अपनी ऊष्मा दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे तीसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ये मूव नहीं करते हैं। दूसरा होता है हमारा संवहन विधि। संवहन यानी कि हम कह सकते हैं चालन को कह सकते हैं कंडक्शन, और संवहन होता है, और एक होता है रेडिएशन। तो संवहन विधि में क्या होता है, गैस और द्रव में हम क्या करते हैं, संवहन विधि का उपयोग करते हैं। गैस हुई या फिर द्रव हुआ, इन दोनों में संवहन। तो कंडेंसन एक होता है कन्वेंशन, और एक होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है हमारा जो विकिरण विधि होती है, विकिरण विधि। तो इन 3 विधियों से हम ऊष्मा का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, शीशे की जो प्रतिरोधकता है, शीशे की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो शीशे की प्रतिरोधकता हम निकालें तो शीशे की प्रतिरोधकता होती है 20.8 इंटू 10⁻⁸ ओम। ये शीशे की प्रतिरोधकता होती है। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता की अगर परिभाषा हम देखें तो एकांक लंबाई वाले घन के विपरीत फलकों का प्रतिरोध होता है, और इसको हम किस में डिनोट करते हैं, रो में डिनोट करते हैं। इसका मात्रक हम कह सकते हैं कि ये रो है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, इसमें इसका मात्रक होता है। और इसका जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि शीशे का मात्रक है, किस पर डिपेंड करता है, ये आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये जो पदार्थ का गुण होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो गुणधर्म के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो उसकी प्रतिरोधकता पता कर सकते हैं। और समान पदार्थ के लिए ये कोई भी समान मान, इसका मान है समान पदार्थ के लिए निश्चित होता है, यानी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, जैसे उच्च वोल्टेज प्रतिरोधक परपथ का इंसुलेशन प्रतिरोध के क्रम में, इंसुलेशन प्रतिरोध के क्रम में क्या होगा। तो उच्च वोल्टेज का इंसुलेशन प्रतिरोध है वो 1000 मेगा ओम होता है, उसको मेगा से नापते हैं हम। अगर ये इससे ज्यादा उच्च वोल्टेज का जो इंसुलेशन प्रतिरोध अगर 1000 मेगा ओम नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग हम कह सकते हैं कि 1000 ओम के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं 1 किलो ओम के आसपास होता है, जो कि मनुष्य के शरीर के बॉडी का प्रतिरोध होता है। विद्युत विभव की एसआई यूनिट क्या होती है, तो विद्युत विभव की जो एसआई यूनिट होती है हमारी वोल्ट होती है, विद्युत विभव की है, और प्रतिरोध की हमारी ओम होती है, और कूलाम है हमारी, यह आवेश की इकाई होती है, और चालकता की सीमेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इसे क्या कहेंगे हम, लीनियर रेजिस्टेंस कहेंगे, यानी लीनियर प्रतिरोध कहेंगे अगर ओम के नियम का पालन करेगा, और अगर ओम के नियम का पालन नहीं करेगा तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखें, कार्बन प्रतिरोध से संयोजन क्या है। तो कार्बन प्रतिरोध से संयोजन हम देखें तो वो है ठीक से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक, कार्बन प्रतिरोध का से संयोजन है। यानी हम कह सकते हैं कार्बन प्रतिरोध ठोस से अलग किया गया कार्बन ब्लैक का एक संगठन होता है। कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं, और इनकी जो पावर रेटिंग है वो कितनी होती है। कार्बन प्रतिरोध की अगर पावर रेटिंग की बात करें तो कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग होती है 1/8, 1/4, 1/2 हो सकती है, या फिर 2 वाट तक हो सकती है, इससे ज्यादा इनकी पावर रेटिंग नहीं होगी। यदि दो आवेशित निकायों में
अगर कोई चीज समान है तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल अगर समान है, यानी वोल्टेज अगर समान है, दो आवेशित जो निकाय हैं, यानी दो चार्ज बॉडीज हैं, उनका अगर पोटेंशियल समान है तो उसमें यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ओम का नियम है यहाँ पर, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है, इस पर लागू नहीं होता है। बाकी कार्बन रजिस्टर पर ओम का नियम लागू होता है। सर्किट एट लो करंट डेंसिटी के जो सर्किट है वहां पर भी ओम का नियम लागू होता है। हाई वोल्टेज सर्किट के अंदर भी ओम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट देखें, द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है, एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क, तो वो क्या कहलाती है हमारी? विद्युत विभव ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एक आवेशित कण के कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव ऊर्जा। नेक्स्ट देखें, सिस्टम के लिए शून्य प्रारंभिक स्थिति का क्या अर्थ है? सिस्टम के लिए शून्य प्रारंभिक स्थिति का क्या अर्थ होता है? तो शून्य प्रारंभिक स्थिति का जो अर्थ होता है सिस्टम के लिए, वो होता है यहाँ पर, सिस्टम इज इन रेस्ट एंड नो एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। उसे हम कहते हैं जीरो इनिशियल कंडीशन, यानी सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखें, ओम का नियम किसके लिए वैध है? ओम का नियम किसके लिए वैलिड होता है? तो ओम का नियम हम कह सकते हैं जैसे जो लीनियर डिवाइसेज होती हैं उनके लिए वैलिड होगा। तो ओम का नियम सिर्फ हम कह सकते हैं कि ऑल कंडक्टर पर ये वैलिड होता है ओम का नियम। नेक्स्ट देखें, जैसे कौन सा विकल्प गलत है? अगर तीन प्रतिरोधों को समांतर कहा जाएगा तो तीन प्रतिरोधों को समांतर कब कहा जाता है? सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े हों तब उनको समांतर कहा जाएगा। तो प्रतिरोध समांतर कब कहे जाते हैं ये हम देखें, जैसे कि इस तरीके के जो प्रतिरोध होते हैं हमारे, वो हमारे समांतर कहे जाते हैं, इस तरीके से। तो तीन प्रतिरोध समांतर कहा जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग एवं ओम के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो ये बात तो सही है, अलग अलग ज्ञात की जा सकती है। सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान होता है, ये कोई जरूरी नहीं है सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान होगा। तो सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, तो ये हम कह सकते हैं अगर ओम का नियम है तो शुरू से अंत तक ये सभी प्रतिरोध है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध है, उनके अक्रॉस वोल्टेज का मान है समांतर क्रम में समान होता है, यानी वोल्टेज यहाँ पर समान होगा समांतर प्रतिरोध में, और करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। वोल्टेज समान और धारा जो होती है करंट वो अलग अलग होती है, अलग अलग। और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग होगी, ओम के नियम से ज्ञात की जा सकती है। और कुल धारा का मान है वो टोटल धारा का योग के बराबर होगा, यानी आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस का मान धाराओं के योग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनमें गलत कौन सा है? ये गलत है, सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े नहीं रहते हैं, ओनली शुरू का सिरा और एंड का सिरा ये जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखें, जैसे विषम खोजना है हमें यहाँ पर, तो विषम का मतलब है जैसे कि टेंसिल स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है और डक्टिलिटी है, ये सभी क्या है उसके गुण है। रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता इनमें विषम कहलाएगी, क्योंकि जो हमारा है टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ के अलावा टेंसिल स्ट्रेंथ के अलावा डक्टिबिलिटी है, हार्डनेस है, ये उनकी जो स्ट्रेंथ होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको बताते हैं ये।
मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक मजबूती, यांत्रिक सामर्थ्य, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बताते हैं। जबकि जो प्रतिरोधकता है वो, ये प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ये विद्युतीय गुण को बताती है, यानी इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसको बताती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को बताती है। एसआई यूनिटों की संख्या कितनी है? बेसिक एसआई यूनिट 7 है हमारी। कौन कौन सी है बेसिक एसआई यूनिट? हम देखें 7 कौन कौन सी है। पहली है हमारी लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, इसको मीटर में नापते हैं। दूसरी है हमारी द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम में डिनोट करते हैं, किलोग्राम में इसको नापते हैं। तीसरी है हमारी समय, समय इसको हम सेकंड में नापते हैं, यानी सेकंड। फिर है विद्युत धारा यानी करंट, धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। फिर है तापमान, तापमान को हम केल्विन में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा है उसको हम मोल में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। और एक होता है ज्योति तीव्रता, कैंडेला में नापते हैं इसको, ज्योति तीव्रता, इसको कैंडल में नापते हैं या कैंडेला में। तो ये ऐसा यूनिट है, बेसिक जो यूनिट होती है ये 7 होती है। नेक्स्ट हम देखें, एक केबल में 2 चालक होते हैं। A cable consists of 2 conductors which for the purpose of test are connected together at one end of the cable. The combined loop resistance measured from the other end is found to be 100 ohm. When the cable is 700 meter long, then the value of resistance of 8 kilometer in similar cable. यानी 700 मीटर की केबल में हमने जब रेजिस्टेंस मेजर किया तो 100 ओम हुआ, लेकिन अगर ये 700 किलोमीटर की जगह ये हो गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का मतलब है 8000 मीटर। अगर 8000 मीटर हो जाता है तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम देखें यहाँ पर कि उसी अनुपात में ये बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी लंबाई जितनी बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालें इसको, लेकिन यहाँ पर रो एल बाई ए रेडियस है वो कम हो जाएगी, जैसे कि लंबाई बढ़ेगी तो रेडियस यहाँ पर कम हो जाती है उसी के अनुपात में। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये यहाँ पर निकालें, ये 7000 की 700 की जगह 700 मीटर में 10 आ रहा है, यानी 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू या 100 ओम है। तो इसको हम निकाल सकते हैं 8000 के लिए क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8000 एंड 200 डिवाइड बाई 700। तो इससे हम निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 8000 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगी 1143 के आसपास, यानी 1142.857 के आसपास। तो ये 1143 ओम के आसपास आएगा रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस 1143 ओम।